नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अयोध्या में चंदा चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा यहां पर तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर सरकार घिरी हुई है, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आ रहा है। और घटनाक्रम ये है कि वो एनडीए सरकार के लिए, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक उसको शॉकिंग न्यूज़ कहा जा सकता है। दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक जब जुटान हो रहा है और उसमें चंद्रबाबू नायडू तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की। क्या है मामला और क्या उसके परिणाम होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले चर्चा करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की कार्रवाई की गई है यहाँ पर चंदा चोरी के मामले में, चढ़ावा चोरी के मामले में, अयोध्या में कैसे बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश की गई और आखिरकार वो कोशिश कामयाब हो भी गई। लेकिन कोशिश अभी कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर लगातार बवाल मचा हुआ है। चंदा चोरी को लेकर, चढ़ावा चोरी को लेकर यहां पर उन संगठनों में भी काफ़ी बवाल है, हंगामा है, जो बीजेपी के, आरएसएस के सपोर्टर या समर्थक माने जाते हैं। अब जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई ने उसमें और ज़्यादा उसको आग में एक तरह से घी डालकर भड़का दिया है, क्योंकि इस कार्रवाई में छोटे छोटे कर्मचारियों को यहां पर उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। नाम के लिए 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो बड़े नाम आ रहे थे उनको छूने तक की हिम्मत नहीं पड़ी है। लेकिन सवाल अभी भी उन्हीं नामों पर उठ रहे हैं और सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों की फेहरिस्त अब और लंबी होती जा रही है। कई और लोग आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि करोड़ों का चढ़ावा हमने वहां पर जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, उनके हाथों में दिया था। लेकिन वो कहाँ गया वो चढ़ावा, वो सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी की ईंटें, उनका हिसाब मांगा जा रहा है, लेकिन अभी कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। अब क्या कुछ होगा इसका, लेकिन जो खबर अमलेंदु जी आ रही है दक्षिण भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, और सीधे सीधे एक तरीके से अब ये प्रधानमंत्री के लिए एक संकट का एक कहा जाए कि दिखाई पड़ रहा है। वो एक तरफ तो जुगाड़ में लगे हुए हैं कि कैसे हम 2/3 बहुमत पूरा करें, तमाम दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको उन पार्टियों के सांसदों को तोड़कर, लेकिन यहाँ जो समर्थक पार्टियां हैं वही अब दूर होती दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल समीर जी, काफ़ी संकट में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ते हैं। एक तो जिस तरीके से असंसदीय, मतलब असंवैधानिक तरीके से जो तोड़फोड़ की जा रही है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मामला फंसा हुआ है। और ओम बिरला साहब जो हैं वो अभी भी तक जो हैं उन सांसदों को अलग गुट की मान्यता या मर्जर की मान्यता नहीं दे पाए हैं जो टीएमसी से अलग हुए या शिवसेना यूबीटी से अलग हुए। तो अभी तक ये संकट की स्थिति जो है वो खड़ी हुई है कि वो जो तोड़फोड़ की थी वो तोड़फोड़ जो है वो उस तरीके से कामयाब होती हुई भी दिखाई नहीं पड़ रही है। इधर उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर दी है कि वो उन 6 सांसदों के लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे जो उनके सांसद छोड़कर चले गए हैं, वहां जाकर जनता से माफ़ी मांगेंगे कि हमने इन गद्दारों को टिकट दिया था। इससे भी और ज़्यादा बेचैनी एकदम से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन समीर जी, इसके साथ साथ अब जो अभी तक एनडीए के सहयोगी हैं उनमें काफ़ी कुछ एक तरह से कहा जाए बेचैनी देखी जा रही है। जिस दिन से सरकार बनी है उसी दिन से चर्चाएं लगातार चल रही हैं कि नीतीश और नायडू जो हैं वो लंबे समय तक इस सरकार में नहीं रहेंगे और कभी भी हाथ खींच सकते हैं। नीतीश कुमार ऑलरेडी जो है वो मुख्यमंत्री पद से हटाए जा चुके हैं बहुत बेइज्जत करके। अब देखना है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का रिशफल होगा उसमें नीतीश कुमार को शामिल किया जाता है मंत्रिमंडल में कि नहीं किया जाता है, किया जाता है तो क्या किया जाता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर उनको शिक्षा मंत्री बना दिया जाएगा, इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है। तो अब वो देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो इस समय बहुत खतरनाक खेल एक तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और समीर जी, खतरनाक खेल चंद्रबाबू नायडू का बहुत ही ज़्यादा है, और वो इतना ज़्यादा खतरनाक खेल है कि अब जो है ये मतलब खुलकर जो है वो आ गए हैं एक तरह से कहा जाए कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के समर्थन में। और कल समीर जी एक कार्यक्रम था जो कर्नाटक के होसापेटे है उसके पास तुंगभद्रा बांध है, उस पर 33 जो है वो स्पिलवे गेट जो थे वो लगाए गए थे। तो उसका उद्घाटन समारोह था और उसमें केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के साथ जो थे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में समीर जी एक जो केमिस्ट्री कही जाती है वो ज़बरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली चंद्रबाबू नायडू, DK शिव कुमार और
रेवंत रेड्डी की वजह। और ये सिर्फ केमिस्ट्री देखने को नहीं मिली। अगर इस केमिस्ट्री की बात करें समीर जी, तो रेवंत रेड्डी और DK शिव कुमार, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तो उन दोनों के बीच तो दिखाई पड़ेगी ये केमिस्ट्री की क्या केमिस्ट्री है और अच्छी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आश्चर्यजनक बात थी, वो आश्चर्यजनक बात ये थी कि चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर जो है वो रेवंत रेड्डी और DK शिव कुमार की बहुत ज़्यादा तारीफ की। तो ये बहुत गंभीर स्थिति जो है वो दिखाई पड़ती है। जो चंद्रबाबू नायडू ने कहा वो हम लोग सुनवा सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा था रेवंत रेड्डी को लेकर और DK। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी अमलेंदु जी की जो ये पूरा जुगाड़ किया जा रहा है बहुमत का, 2/3 बहुमत का, वो बताया जा रहा है कि परिसीमन के लिए किया जा रहा है। उस परिसीमन में दक्षिण भारतीय राज्यों के महत्व को कम करने की साजिश है, ये आशंका जताई जा रही है। और दक्षिण भारत के राज्यों के तमाम जो गैर NDA मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आपत्ति भी जताई है। तो अब ये अगर केमिस्ट्री बनती दिखाई पड़ रही है, स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से उन्होंने प्रशंसा की है दोनों मुख्यमंत्रियों की, वो अपने आप में बहुत एक महत्वपूर्ण है इस घटनाक्रम को लेकर। और जो कुछ भी चल रहा है उन परिस्थितियों को देखते हुए कि एक और यहाँ सरकार को लग रहा है कि हम दूसरे दलों के जो विपक्षी गठबंधन में पार्टियां हैं उनके सांसदों को तोड़कर हम बहुमत हासिल कर लेंगे, लेकिन अब उनके साथ जो है शायद अब वही उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। एक बार सुन लेते हैं चंद्रबाबू नायडू ने कहा क्या है। और उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे और उनके लिए उन्होंने यंग डायमंड्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। सुन लेते हैं चंद्रबाबू नायडू को। शिव कुमार इज वेरी effective and dynamic, very positive. I appreciate him. Revanth Reddy Garu also is very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation. So I am very happy today. तो ये सीधे कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की एक रेवंत रेड्डी के लिए कि वो एक डायनेमिक नेता है और रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अधिकारों की रक्षा करने के मामले में कभी कोई समझौता नहीं करते। नायडू तेलंगाना के विकास और उसमें उनकी नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं। इसके अलावा जो उन्होंने DK शिव कुमार के लिए कहा है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के लिए कि वो यंग डायमंड है, ये उनके लिए कहा। इन नेताओं की जुगलबंदी और चंद्रबाबू नायडू की तारीफ को ये सारी चीज़ें जो है उसका क्या मतलब है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन परिस्थितियों में जब ये बातें हो रही हैं कि केंद्र सरकार परिसीमन को लागू करने की कोशिश कर रही, परिसीमन को का बिल जो है वो पास कराने की कोशिश कर रही। जी समीर जी, और चूंकि चंद्रबाबू नायडू समझ चुके हैं ये खेल जो है कि जिस तरीके से परिसीमन का खेल किया जाएगा उसका सबसे ज़्यादा नुकसान अगर NDA में किसी को होगा तो वो चंद्रबाबू नायडू को ही होगा। तो चंद्रबाबू नायडू अब सतर्क हो गए लगते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने रेवंत रेड्डी के लिए ये भी कहा कि मैं रेवंत रेड्डी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, वे तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करते। यहाँ समीर जी आपको याद होगा कि जिस समय NDA जीत कर आया 2024 के लोकसभा चुनाव में, उस समय एक विजुअल जो था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था कि DK शिव कुमार और जी हाँ चंद्रबाबू नायडू की हवाई पट्टी पर मुलाकात हो रही है। दोनों की केमिस्ट्री को लेकर अक्सर चर्चा होती है, अक्सर चर्चा होती रहती है। और रेवंत रेड्डी जो हैं वो इससे पहले कांग्रेस में आने से पहले तेलंगाना में TDP के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत केमिस्ट्री है। और जिस तरीके से BJP अपने सारे सहयोगियों के साथ खेल करती है, जिस तरीके से उसने शिवसेना को तोड़ा, जिस तरीके से उसने NCP को तोड़ा, और अब तो बची कुची शिवसेना UBT जो है उसको भी तोड़ दिया, इसको देखकर सतर्क हो गए हैं चंद्रबाबू नायडू की। जो हाल किया है नीतीश कुमार का, क्या वो हाल भी कर सकती है चंद्रबाबू नायडू का? तो चंद्रबाबू नायडू काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए लगते हैं। तो इनका इस तरीके से DK शिव कुमार और रेवंत रेड्डी की इतनी ज़बरदस्त तारीफ करना और ये कहना कि ये दोनों जो हैं वो युवा हीरे हैं, यंग डायमंड्स,
रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार, उनको दोनों को यंग डायमंड्स कहा उन्होंने। तो ये समझा जा सकता है समीर जी। इधर और इसमें अमलेंदु जी, जो रेवंत रेड्डी का जो बयान है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो बता रहा है कि यहाँ पर दक्षिण भारत के राज्यों में इस समय क्या कर चल रहा है। वहां पर चाहे वो एनडीए के घटक दल हैं और चाहे इंडिया के घटक दल हैं, और इंडिया के और कांग्रेस के दोनों मुख्यमंत्री हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि ये परिसीमन को लेकर सरकार जो कुछ कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये सारे जो जुगाड़ सिस्टम लगा रखा है, मानसून सत्र में शायद वो विधेयक लाए, लेकिन अगर ये केमिस्ट्री वास्तव में इसका आगे चलकर ये इसमें राजनीतिक नेतार्थ हैं तो ये सरकार को बड़ा झटका देने वाले हैं। और आगे क्या कुछ होता है, अभी तो जो अलग हुए हैं उनको मान्यता मिली नहीं है, जैसा बताया अमलेंदु जी ने। रेवंत रेड्डी का जो ट्वीट है उसके बाद हम लोग देखें और क्या लिख रहे हैं वो जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज इतिहास एक नया मोड़ ले रहा है। पिछले कुछ दशकों से राज्यों, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच पानी को लेकर विवाद होते रहे हैं। आज अलग अलग राजनीतिक सोच वाले 3 मुख्यमंत्रियों डीके शिव कुमार, नारा चंद्रबाबू नायडू और मैंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आर पाटिल की मौजूदगी में तय किया कि हम अपनी चिंताओं और मतभेदों का आपसी और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालेंगे। बातचीत के और चर्चा के जरिए समाधान निकालकर पानी के मामले में न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। हम सब मिलकर ये पक्का करेंगे कि पानी और आपसी सद्भाव बिना किसी रुकावट के बहते रहे। तो ये पानी और सद्भाव जो पहली लाइन है अमलेंदु जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों के बीच अब ये आपसी विवाद है और ये विवाद बहुत ही खतरनाक विवाद है। सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से वहां पर नदी जल बंटवारे को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में चलते रहे हैं, लेकिन आपस में मिलकर अगर ये इतना बड़ा फैसला करने की कोशिश हो रही है, इसका मतलब कि ये जो केमिस्ट्री है उसके राजनीतिक नेतार्थ बहुत आगे तक दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, इसके राजनीतिक नेतार्थ बहुत आगे तक दिखाई पड़ते हैं और इससे निश्चित तौर पर एनडीए के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है और बीजेपी के अंदर भी खासतौर से इसको देखकर बेचैनी मिल रही है। इस अपने ट्वीट में आखिरी लाइन जो उन्होंने लिखी है समीर जी, रेवंत रेड्डी ने, वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो लिख रहे हैं कि हम सभी ने सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ने और सभी किसानों व लोगों के लिए पानी के मामले में न्याय सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। तो ये जो संकल्प लिया गया, तो ये संकल्प सिर्फ पानी के मामले में है या और मामलों में भी संकल्प कुछ ले लिया गया है? हाँ, बिल्कुल। तो ये अब बड़ी चीज़ जो है वो चल रही है। और आपको याद होगा समीर जी कि जब YSR की पुत्री जो है शर्मिला, जो इस समय कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की अध्यक्ष हैं, वो इससे पहले तेलंगाना में चुनाव लड़ने जा रही थी। अपनी पार्टी बनाकर उन्होंने वहाँ पदयात्रा भी की थी और उसके बाद जब वो कांग्रेस में शामिल हुई, उसके बाद वो जब पहुँची वहाँ आंध्र प्रदेश में, तो कांग्रेस में शामिल होने से पहले उनकी मुलाकात चंद्रबाबू नायडू के साथ हुई थी। चर्चा चल रही थी कि YS शर्मिला की जो ये शर्मिला हैं, ये चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ सकती हैं। और जगन मोहन रेड्डी की उन्होंने काफ़ी मुखालफत की थी जब चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा गया था। तो समीर जी, ये कुछ ना कुछ खिचड़ी जो है अब पकना दक्षिण के राज्यों में शुरू हो गई है, क्योंकि मोदी जिस तरीके से खेल करना चाहते हैं मानसून सत्र में संसद के, उससे साफ लगता है कि अब वो अपनी निर्भरता चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर खत्म करके ये डिलिमिटेशन बिल पास कराकर खेल करना चाहते हैं, ताकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर निर्भरता उनकी खत्म हो जाए और लंबे समय तक मोदी जी राज कर सकें। इस ऐसे समय में चंद्रबाबू नायडू का इस तरीके से रेवंत रेड्डी और डीके शिव कुमार की तारीफ करना काफी कुछ संकेत देता है। बिल्कुल। और ये जो अब इस समय की परिसीमन के जरिए यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ाना, जो भी यहाँ संसद में लोकसभा में चल रहा है, उस पर आशंकित हैं दक्षिण भारत के राज्य। और इस आशंका के बीच ये भी है कि चुनाव के कारण, अपने लाभ के कारण दक्षिण भारत के राज्यों को महत्व दे के हैं। अब केरल के से आने वाले मिनिस्टर को उन्होंने जब केरल में कुछ मिला नहीं, तुरंत उन्होंने निकाल बाहर कर दिया और राज्यसभा में उनको नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ें बता रही हैं। और अच्छा, दक्षिण भारत के साथ किस तरीके का व्यवहार होता है, चूँकि अभी तक वहाँ किसी तरह की पहुंच बना नहीं पाई है भारतीय जनता पार्टी, उसको लेकर अब ये आशंका वहाँ बनी ही रहती है। लेकिन ये जो एक डेवलपमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे इसमें और क्या कुछ होता है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये बातें बहुत गंभीरता के साथ, और इनमें इसलिए इसके राजनीतिक मायने दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि डीलिमिटेशन में सीधे सीधे उत्तर और दक्षिण की बात हो रही है यहाँ। और दक्षिण भारत में उन राज्यों को भी जाहिर सी बात है कि जब नुकसान होगा तो उनको भी होगा जो एनडीए के साथ में है,
और सबसे ज़्यादा जो आपने कहा भी कि वो तो नुकसान में की कैटेगरी में खड़े हुए हैं चंद्रबाबू नायडू ही, और ये नुकसान तो अपनी जगह अमलेंदु जी जो शिवसेना और टीएमसी के साथ हो रहा है उस नुकसान की भी आशंका चंद्रबाबू नायडू को होगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए इसकी चंद्रबाबू नायडू को आशंका होगी। हालांकि अभी चंद्रबाबू नायडू ने आरएसएस के जो 100 साल पूरे हुए थे उस पर नमस्ते सदा वसले करते हुए किया है और आरएसएस को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तारीफ भी की है। लेकिन जो नई परिस्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा घाटे में एनडीए में जो शामिल हैं उनमें चंद्रबाबू नायडू ही नज़र आने वाले हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार एकदम दंडवत हो गए हैं और साष्टांग प्रणाम करने लगे हैं मोदी जी को, और वो विजुअल भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ कि वो हवाई अड्डे पर किस तरीके से मोदी जी के पैर पड़ने जा रहे हैं नीतीश कुमार। तो इसके बाद फिर परिस्थितियां शायद कुछ बदलती हुई नजर आती हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी तरीके से कि बहुत बड़ा खतरा जो एकदम से तैयार हो गया है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू इस तरीके से तारीफ कर रहे हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की, तो कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। अब वो किस तरीके की खिचड़ी पक रही है अभी हम ये नहीं कह सकते, ये आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से होती है। हालांकि अभी जो डीलिमिटेशन का बिल लेकर आ रहे थे उसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने उसका समर्थन ही किया था सरकार का। तो लेकिन अब ये किस तरीके से यहाँ बचाव कर पाएंगे अपना, ये देखने वाली स्थिति क्या हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पर ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहाँ उत्तर और दक्षिण का एक जो परिसीमन को लेकर एक विवाद दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा भाषा विवाद भी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जहां ये साफ दिखता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ बीजेपी की सरकार बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो भेदभाव के जो आरोप लगते रहते हैं वो कहीं ना कहीं पुष्ट होते भी दिखाई पड़ते रहते हैं। तो बहुत से चीज़ें हैं और उनमें अगर इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक जुगलबंदी वहाँ पर हो रही है और उसमें इस तरह से चंद्रबाबू नायडू का ये बयान आ रहा है, तो ये फिर इसका राजनीतिक मकसद कुछ लग रहा है कि लंबा होगा। हालांकि ये बहुत ही शुरुआती बात है, लेकिन इस राजनीतिक मकसद इसमें इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि उत्तर और दक्षिण का जो एक दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल बंटवारा जैसा करना और दक्षिण भारत का राजनीतिक महत्व परिसीमन के जरिए कम करने के जो आरोप लग रहे हैं उसको देखते हुए ये यूनिटी बहुत मायने रखती है। इधर अमलेंदु जी बहुत महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि जो अयोध्या में अभी तक चल रहा था उसमें 20 दिन हो गए, एसआईटी बनी, एसआईटी ने रिपोर्ट दी, कुछ नहीं हुआ और अब जाकर उन कुछ लोगों के कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर हुई, उनको गिरफ्तार किया गया है जो वहाँ नोट गिनने का काम करते थे वहाँ पर। सैकड़ों करोड़ रुपए गायब हुए हैं, लेकिन उस पर गाज गिर रही है और ये कहा भी जा रहा था कि 2-4 जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उस पर ईतिश्री कर ली जाएगी। और लेकिन ये मामला इतने से अभी बंद नहीं हुआ है। जो बड़ी मछलियां हैं उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ऐसा लगता नहीं कि मामला ठंडा पड़ने वाला है। अब आप देखिए कि बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के नेताओं के बयान आने लगे हैं कि कैसे बिल्कुल सख्त कार्रवाई कर दी गई है, यही कि दिखाने के लिए कि उनके ऊपर। लेकिन अब देखना यह है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट थी वो क्या कह रही है। हाँ बिल्कुल समझिए एसआईटी की रिपोर्ट क्या कह रही है। पहली बात तो ये है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर पहले दर्ज क्यों नहीं कराई गई, एसआईटी बाद में गठित क्यों नहीं की गई, इसको लेकर भी सवाल उठाएं कि यानी एसआईटी अगर पहले ही तय कर चुकी है कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है, तो फिर इसका एफआईआर का क्या मतलब है फिर एसआईटी गठित करने का, इसको लेकर सवाल उठाएं। अब जो इसमें जो शामिल की जिन लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज किए गए हैं वो साधारण कर्मचारी हैं। उनमें जो है मुख्य रूप से अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, किन्नू यादव, मनीष यादव और अन्य के नाम इसमें शामिल हैं समीर जी। और बीएनएस की धारा जो है 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के तहत जो है ये एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे हैं वो चंपत राय के ऊपर लग रहे हैं। उन चंपत राय का नाम इस एफआईआर में शामिल नहीं है। सबसे ज़्यादा आरोप चंपत राय के ऊपर ही लग रहे हैं। तमाम जो विजुअल्स आ रहे हैं, तमाम जो बयान लोगों के आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि हमने चंपत राय को कैमरे के सामने सोना सौंपा था या रुपए सौंपे थे या चांदी सौंपी थी, उसकी कोई रसीद भी नहीं दी गई, वो कहां चला गया, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, 200 किलो जो हम लोगों ने चर्चा भी की थी, सिंधी समाज के लोगों ने 200 चांदी की ईंटें और हर ईंट 1 किलो की थी, यानी उसकी कीमत करीब 6-7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कोई चंदा नहीं और तस्वीरें उन लोगों के पास हैं जो उन्होंने चंपत राय को सौंपी थी। इसके अलावा भी कई सारे लोग, लेकिन अब तो इसमें शिवसेना की भी एंट्री हो गई है अमलेंदु जी। शिवसेना के नेता हैं, सांसद हैं,
संजय राउत, वो कह रहे हैं कि हम लोग भी गए थे और चंपत राय को सौंप कर आए थे और सुन भी लेते हैं उनको क्या कहा है उन्होंने। तो ये मामला अभी अभी खत्म नहीं होने वाला है। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, कल SIT ने उनको बुलाया था, उन्होंने जमीनों का किस तरीके से अयोध्या में घोटाला किया गया है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, और वो सीधे सीधे उसमें चंपत राय ही एक तरीके से अभियुक्त हैं। उसकी भी जांच चल रही है, कुछ हुआ नहीं। कल SIT ने उनको फिर बुलाया था। संजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने तमाम दस्तावेज सौंपे हैं, SIT को दिए हैं, जो उनके पास प्रूफ है। लेकिन होता क्या है कि 5, 6, 7, 8 जो है वो कर्मचारियों को वहाँ पर FIR होती है और गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी बिल्कुल, और कर्मचारियों को किया जाता है, लेकिन जो असली दोषी बताया जा रहा है उसके ऊपर कोई FIR नहीं हो रही है और गिरफ्तारी भी नहीं होती है। संजय राउत हैं, शिवसेना UBT के सांसद जो हैं, उन्होंने समीर जी एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को पहले हम लोग देखते हैं, फिर उनका सुनते भी हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, ये ट्वीट है उनका, संजय राउत का है, और इसमें वो लिख रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना की ओर से दान की गई 4 किलो चांदी की ईंट के गायब होने पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने हजारों शिवसैनिकों और संतों की मौजूदगी में 1 करोड़ रुपए और ये पवित्र चांदी की ईंट दान की थी। फिर भी इतने सालों बाद भी ट्रस्ट की ओर से कोई रसीद या जानकारी नहीं मिली है। आखिर वो ईंट कहाँ गई? अब पूरी जांच और जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। और अभी हम थोड़ी देर पहले ही सुन रहे थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो अमलेंदु जी ये कह रहे थे कि राम भक्तों की परीक्षा न लें विपक्ष के लोग। अब बताइए, राम भक्तों की परीक्षा, जो लोग गए 1 करोड़ रुपए चांदी की ईंट दान कराए, ये लोग राम भक्त नहीं थे? नहीं, अब मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। मैं सोशल मीडिया पर एक देख रहा था ग्राफिक जो है वो मनोज तिवारी को उसमें बताया गया। वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का आंदोलन हमने लड़ा, तो हम चाहे वो बेचें और चाहे उसको कुछ करें, किसी को क्या लेना देना। अगर ये उनका बयान है, सही है, तो सोचा जा सकता है कि क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके के सवाल जो है, मतलब अब राम भक्तों की परीक्षा मत लें, तो वही क्यों परीक्षा क्यों नहीं ली जाएगी? तो राम भक्त माना किसको जाए जो वहां पर चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, वहां पर हजारों करोड़ रुपए उन्होंने पार कर दिए और उनके खिलाफ FIR तक नहीं हो रही है। और जिन लोगों ने दिया है वो हिसाब मांग रहे हैं, कोई इसमें है भी नहीं, और तस्वीरों में वो दिखाई भी पड़ रहे हैं। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? सब अपनी तस्वीरें पोस्ट भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये तस्वीरें नहीं थी, वो हमने चंदा दिया था। अब संजय राउत ने बाकायदा तस्वीर पोस्ट की है और ये उस समय की जब चाचा प्लेन से जो थे पूरा परिवार गया था अयोध्या, तब जाकर उन्होंने दान दिया था। तो वो उन्होंने अपना जारी किया है, संजय राउत ने की, ये हमने दिया था। अब इस पर चंपत राय क्या कहते हैं? अब इस पर चंपत तो नहीं हो जाएंगे चंपत राय? जवाब नहीं चंपत राय इसका। और जो कार्रवाई की गई उस पर भी संजय राउत ने सवाल उठाए। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा है उन्होंने। और खुद अब ये उन्होंने अभी ये बात कही है, और हालांकि उस समय तो ये खबरों में ये बातें आई ही थी, लेकिन जब इतना विवाद हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तब उन्होंने मजबूरी में अपनी इस बात को भी जनता के सामने लाने की कोशिश की है। लेकिन जो कार्रवाई हुई है अयोध्या में राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी को लेकर, उस पर क्या कह रहे हैं संजय राउत, एक बार सुनते हैं उनको। लेकिन जो मुख्य गुनहगार है वो तो बाहर है। वो आप भी उस ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं ना। चोरी का पैसा वो आप मंदिर में चोरी करते हो, हिंदुत्ववादी लोग हैं आप, अपने आप को मानते हो। आप मंदिर की दानपेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो। वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। वही राम मंदिर के 2000 करोड़ आप लोगों ने जो चोरी की है, उसी पैसे से आपने आपके सांसद तोड़े, तृणमूल के सांसद तोड़े, विधायक तोड़े, शिवसेना के जो 6 सांसद तोड़े, वो राम मंदिर का ही लूटा हुआ पैसा है। ये जो 6 सांसद को जो 50-50 करोड़ दिया है ना, वो राम मंदिर के दान पेटी यहाँ वो शिंदे के पास आई होगी, वहाँ बहुत दान देता था ना चोरी का माल, वो वापस। सर, अब शरद पवार के सांसद तोड़ने की बात हो रही है। शरद पवार का बयान है कि हमारा कोई सांसद जाएगा। बात ऐसी है, वो कुछ भी तोड़ सकते हैं। कल एकनाथ शिंदे कहेंगे कि मैं देवेंद्र फडणवीस को ही तोड़ रहा हूँ, फिर बोलेंगे मैंने अमित शाह को भी तोड़ लिया है 500 करोड़ में। ये पागल है ये लोग। तो ये किस तरीके से बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं अमलेंदु जी। और ये बात है भी, चूंकि हम लोगों ने भी चर्चा की है और लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, खासकर चंपत राय, चूंकि वो विश्व हिंदू परिषद के भी उपाध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उनके तार लंबे हैं और
उन्होंने अगर जो कुछ वहां घोटाला किया है तो उस घोटाले में भी केवल वो शामिल नहीं है, बल्कि उनको बनाने वाले और उनसे ऊपर वाले भी शामिल हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो खुद भी बंडा फोड़ देंगे। शायद ब्लैकमेलिंग भी चल रही है इस समय वहां पर। लेकिन संजय राउत अगर कर रहे हैं, बात ये कह रहे हैं कि उसका इस्तेमाल यहां विधायकों को खरीदने और पार्टियों को तोड़ने में किया जा रहा है, तो फिर ये आरोप तो साफ दिखाई पड़ेंगे ही। बिल्कुल समीर जी, ये आरोप तो साफ दिखाई पड़ते हैं और संजय राउत तो खुलकर कह रहे हैं कि आपने टीएमसी के जो सांसद तोड़े, आपने जो शिवसेना के जो सांसद तोड़े, उन सांसदों को तोड़ने के लिए आपने राम मंदिर के चंदे का इस्तेमाल किया, उस चंदे से आपने ये तोड़े हैं, उसी पैसे से आपने किया। तो ये तो बहुत गंभीर आरोप जो है वो संजय राउत लगा रहे हैं। अब संजय राउत के इस आरोप पर तो समीर जी जो आना चाहिए जवाब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही आना चाहिए कि सांसद जो हैं क्या राम मंदिर के चंदे से तोड़े गए। इसमें योगी आदित्यनाथ या नितिन नवीन या अमित शाह के बयान से काम नहीं चल सकता, क्योंकि इस पर तो जवाब उनको ही देना चाहिए प्रधानमंत्री को। बाकी आप देंगे कि नहीं देंगे अलग का मसला है, हालांकि वो किसी का जवाब आप क्यों देंगे और देते भी नहीं है। लेकिन ये समझा जा सकता है कि ये मामला अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। राम मंदिर के चंदे में चोरी का मामला जो है ये काफ़ी ज़्यादा सब कुछ जो है वो समीर जी दिखाई पड़ता है। अच्छा, इधर जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, वो कह रहे हैं कि हम बड़े संतुष्ट हैं जो कार्रवाई की गई है। हालांकि सवाल ये भी कि आप संतुष्ट ना भी होते तो क्या कर लेते, अब तक तो आपका कोई एक बयान आया नहीं है। लेकिन उनको सुन लेते हैं कि ये कौन सी कार्रवाई हुई है जिससे वो संतुष्ट हैं और कि 8 कर्मचारियों को हटा दिया गया। अच्छा, ये कर्मचारी वो है अमलेंदु जी जो कि एक तो चंपत राय का ड्राइवर है, चंपत राय के बहुत ही खास हैं वो। इसके अलावा जो दूसरे ट्रस्टी हैं अनिल कुमार मिश्रा, उनके कुछ करीबी लोग हैं, उनके रिश्तेदार लोग हैं। तो आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की। क्या उस पूरी चोरी में सैकड़ों करोड़ रुपए वहां पर जो घपले किए गए हैं वो सारा का सारा वही लेकर चले गए? और अच्छा, आप देख भी रहे थे तो आपने इसके पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये सवाल है कि आपने इसको लेकर पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। और जब ये सामने खुलकर आया मामला, इसका मतलब मोदी जी का राजा राम मंदिर में चोरी होते हुए नहीं देख पा रहा था। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कई बार गए हैं राम मंदिर, तब भी कोई जानकारी नहीं मिली कि चोरी बार गए हैं। वो तो कहा जाता है कि लखनऊ में जितना रहते हैं उससे ज्यादा वो गोरखपुर और अयोध्या में रहते हैं। गोरखपुर अयोध्या में जब इतना एक चक्कर मार हाँ, हर हफ्ते जब एक चक्कर मार देते हैं वहाँ इस तरीके से है, तो फिर इसका मतलब कि ये चोरी हो रही थी। तो जो है चिराग तले अंधेरा यही था, या फिर चिराग खुद शामिल था, या फिर वो चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई कर नहीं पा रहे थे। भाई ये भी बात है। ये भी हो सकता है कि चंपत राय के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाए क्योंकि चंपत राय बड़े नेता हैं, योगी जी से भी बड़े नेता समझे जा सकते हैं, क्योंकि आरएसएस के बहुत खास हैं, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बहुत खास हैं, तभी तो उनको बनाया गया राम जन्मभूमि का सब कुछ। तो नरेंद्र मोदी को भी भगवान विष्णु का अवतार बता चुके हैं, तो फिर उनके ऊपर वरद हस्त भी है। वरद हस्त, तो इसलिए जो है ये गंभीर मामले जो है सामने आते जा रहे हैं। लेकिन संजय सिंह जो हैं आम आदमी पार्टी के सांसद, उनको भी हम लोग सुन पाएंगे। सुनते हैं पहले आलोक कुमार जो है विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष है वो क्या कह रहे हैं, क्यों, किस बात से वो संतुष्ट हैं, ऐसी कौन सी कार्रवाई हो गई है। तो पहले सुनते हैं उनको, उसके बाद फिर संजय सिंह को सुनते हैं, क्योंकि संजय सिंह ने जो जमीन घोटाला हुआ था उसमें भी जो सबसे बड़ा नाम लिया जा रहा था अभियुक्त के तौर पर वो चंपत राय थे। उसके बाद फिर संजय सिंह को सुनते हैं। पहले आलोक राय जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं उनको सुन लेते हैं। मैं इस दिशा में संतुष्ट हूँ। मुझे संतोष है कि ये आरोप लगने के बाद में तुरंत एसआईटी की मांग की गई। मांग ट्रस्ट ने की। जब वो लोग जांच करने के लिए आए तो चंपत जी उस जांच के लिए प्रस्तुत हुए स्वयं, और फिर जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई, जितने नाम थे उनके नाम लिखे, जिनके नाम नहीं थे पर हो सकते हैं तो एवं अन्य लोग लिखा, और जिस दिन उनको नाम मिले उसी दिन एफआईआर हो गई। मैं इससे संतुष्ट हूं। लेकिन सर तो ये संतुष्ट है और इनको लग रहा है अमलेंदु जी कुछ पता ही नहीं है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पहली बात तो मुख्यमंत्री को दी नहीं, वहां पर अपर मुख्य सचिव गृह को दी, और वो अभी तक वो सार्वजनिक नहीं हुई। अब इनको कैसे पता चला कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट में इन लोगों के नाम थे। और जो खबरें आ रही हैं, जो सोर्सेस के हवाले से वो खबरें आ रही हैं कि एसआईटी की रिपोर्ट में इन तीनों के नाम यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनके नाम वहां पर मुख्य रूप से हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, इनके नाम जो हैं वो इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं एसआईटी की रिपोर्ट में। तो अब एसआईटी की रिपोर्ट में भी क्या इसको छुपा लिया गया है, कुछ ये भी आरोप काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। अखिलेश यादव का भी आरोप है कि एसआईटी में जो है वो बचाव किया गया है इस तरीके से। तो अब एसआईटी की रिपोर्ट किसी के सामने तो आई नहीं, समीर जी, तो जो कहा जा सके किसी को बचाया गया है कि नहीं बचाया गया है। तो अब अगर कोई बचा रहा है तो सरकार ही बचा रही होगी, यही समझा जा सकता है समीर जी, इसको लेकर ये साफ समझा जा सकता है। तो ये काफ़ी गंभीर मामला जो है होता चला जा रहा है। और आरोप अब ये है कि भाई जो कह रहे थे कि हम राम को लाए हैं, जो कहा था कि हम राम को लाए हैं, तो राम को लाए तो होंगे, पता नहीं लाए कि नहीं लाए, लेकिन राम के घर में चोरी उन्होंने जरूर करवा दी। बिल्कुल। अब रामलला कहाँ जाके रपट लिखाएं, बड़ा मसला है। बिल्कुल, यहाँ जो अब लेकिन वो लिखाने आएंगे तो शायद उनकी भी नहीं लिखाई जाएगी, क्योंकि इसी ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी है, कोई एफआईआर नहीं हुई है। बहरहाल वहाँ पर केवल चंदा चढ़ावा चोरी का ही घोटाला नहीं है, बहुत सारे घोटालों की बात हो रही है। और इससे पहले 4 साल 5 साल पहले जिस तरह से ज़मीन घोटाला हुआ था उसकी भी जांच हुई थी, उस पर भी लीपापोती कर दी गई है। और उसमें भी संजय सिंह को कल बुलाया गया, एसआईटी ने बुलाया, वो गए, उन्होंने तमाम दस्तावेज जो है वो सौंपे हैं एसआईटी को। उसके बाद संजय सिंह ने कहा क्या है, सुन लेते हैं उनको। उस घोटाले में किस तरीके से चंपत राय का नाम आया था। नमस्कार जैन साथियों, आज मैंने एसआईटी के अध्यक्ष से मुलाकात करके जमीन घोटाले से संबंधित ऐसे कागजात और दस्तावेज दिए जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ था। और इस घोटाले में शामिल थे चंपत राय, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं। इस घोटाले में शामिल थे अनिल कुमार मिश्रा। इस घोटाले में शामिल थे भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनका भतीजा दीप नारायण, और भी तमाम लोग थे। निश्चित रूप से अगर इसमें जरा सी भी कोई कार्रवाई होती तो सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर लिखना तय था। उससे ध्यान भटकाने के लिए आनन फानन में आज ही इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। और किसने दर्ज की? ट्रस्ट ने दर्ज करवाई। ये ट्रस्ट अब तक क्यों सो रहा था? अब तक इस ट्रस्ट ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई थी? जब उसकी सीसीटीवी फुटेज थी, सारी जानकारी थी, पैसे की बरामदगी हो चुकी थी, तो इन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? आज इसलिए हुई कि चंपत राय सैकड़ों करोड़ के घोटाले में फंस रहा था। आज इसलिए हुई कि मेरे द्वारा दिए गए जमीन के कागजात में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इन लोगों का बचना मुश्किल है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, कोई सामान्य मामला नहीं है। आज जो एक रस्म अदायगी के लिए ट्रस्ट ने, ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। बड़े चोर, बड़े घोटालेबाज, डकैत अभी बाकी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होना अभी बाकी है। आवाज उठाते रहिए, प्रभु श्री राम का नारा लगाते रहिए और चंदा चोरों को जेल भिजवाने का संकल्प ले लीजिए। जय हिंद। तो ये उन्होंने जो एसआईटी के सामने जो उनको दस्तावेज सौंपे, और सीधे सीधे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि चंपत राय उस घोटाले में शामिल रहे, और इस जो चढ़ावा चोरी के घोटाले में भी चंपत राय का नाम सामने आ रहा है। यहाँ तक कि जो खबरें आ रही कि एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इन 3 लोगों को मुख्य रूप से एक कहा गया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की सिफारिश भी की जानी चाहिए, ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए। लेकिन कार्रवाई किसके ऊपर हो रही है? कुछ कर्मचारियों के खिलाफ जो वहाँ पर काम करते हैं, शिफ्टों में काम करते हैं, और उनकी देख रेख, निगरानी और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब चीज़ों की जिम्मेदारी इन 3 लोगों के ऊपर है। लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये एक बड़ा मसला है। लेकिन आज वहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने क्या कहा है, एक बार उनको भी सुनते हैं। लेकिन ऐसे कार्रवाई करके उस पर एक वाहवाही लूटने की कोशिश हो जरूर रही है, लेकिन शायद सबको पता है और कार्रवाई करने वालों को भी पता है कि लोग जान रहे हैं कि हमने कौन सी कार्रवाई की है। बिल्कुल बिल्कुल, जो कार्रवाई करने वाले हैं वो भी जान रहे हैं और जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है वो भी जान रहे हैं। दोनों जान रहे हैं कि किसके ऊपर कार्रवाई हुई और कौन कार्रवाई कर रहा है। दोनों ही इस बात को अच्छी तरीके से जान रहे हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं वहाँ राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। लेकिन कल अयोध्या रवाना होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर काफ़ी सवाल उठाए, जो चंदा चोरी हुआ है। तो ये अब हम जो अरविंद केजरीवाल को भी सुन सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से चंदा चोरी हो रही है और ये हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है। बिल्कुल, सुन लेते हैं पहले अरविंद केजरीवाल को।
क्या कह रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा मामला है, अब इसमें कार्रवाई करके उसमें आलोक कुमार को भी हम लोगों ने सुना, जो कि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं। और ये भी कह रहे हैं कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इन लोगों के नाम लिए थे, जबकि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई ही नहीं है। अब एसआईटी की रिपोर्ट की जानकारी उनको किसने दे दी, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल सवाल है समीर जी कि एसआईटी की जब एसआईटी की रिपोर्ट केवल जो है वो जो संजय प्रसाद हैं आईएएस उनको सौंपी गई है, तो ये किसी और के पास कैसे पहुंच गई? तो क्या एसआईटी ने रिपोर्ट लीक कर दी या संजय प्रसाद ने लीक कर दी? अगर कोई कह रहा है कि उसके पास जानकारी है कि एसआईटी में किसके नाम है किसके नाम नहीं है, तो वो बताए फिर उसको कहाँ से मिली फिर जानकारी एसआईटी की। तो ये तो और भी ज़्यादा गंभीर मामला है कि एसआईटी गठित हुई है, उसकी रिपोर्ट जो है वो लीक हो गई। चोरी हुई तो चोरी हुई, उसके साथ साथ जो चोरी की जांच हुई उसकी रिपोर्ट लीक हो गई। तो लीक प्रधान जो है ये सब कुछ जो है हुए चला जा रहा है। अब प्रधान का जन्मदिन भी है। हाँ, उस पर भी हम लोग आएंगे। लीग प्रधान का जन्मदिन है तो वो भी आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लीग प्रधान को आज नरेंद्र मोदी ने बहुत शाबाशी दी है, बड़ी पीठ थपथपाई है कि ऐसी लीक करते रहो सारे पर्चे जो है। लेकिन समीर जी यहाँ तो पर्चा जो आउट हो रहा है वो बीजेपी का पर्चा आउट हो जा रहा है। ये पर्चा आउट हो गया बीजेपी का कि किस तरीके से मंदिर के दान में चोरी जो है ये भी सब करते हैं इनसे जुड़े हुए लोग। और संजय राउत कह रहे हैं कि उस पैसे का इस्तेमाल ये पार्टियों को तोड़ने में करते, सांसद खरीदने में करते हैं। मतलब चंदा चोरी से सांसद तोड़े जाए तो और घोर महापाप। यानी एक तो महापाप किया आपने चंदा चोरी करके जो आया भगवान राम के नाम पे, और उससे भी बड़ा घोर महापाप ये है कि आपने जो है उन चंदे के पैसे से आपने सांसद खरीद लिए। तो ये आ गया, तो ये पर्चा आउट पूरा बीजेपी का हुआ जा रहा है। बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल इस चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी जो भी कहे, और उसके अलावा जमीन घोटाला वहां जो कुछ हुआ है, अयोध्या में किस तरीके से ये खेल किया जा रहा है, उन सब चीजों को लेकर। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर से जिस किस्म की मीडिया में और सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं, इन लोगों ने भगवान जी की चढ़ावा चोरी कर लिया, इन्होंने उनकी माला चोरी कर ली, इन्होंने उनकी पादुका चोरी कर ली। लोगों ने जो बहुत भावना के साथ भगवान को हीरे जवाहरात चढ़ाए थे वो चोरी कर लिए। 200 करोड़ रुपए तक का बता रहे हैं कैश चोरी कर लिया। किसी ने 200 किलो चांदी दी थी वो चोरी कर ली। जिस तरह की खबरें आ रही हैं वहाँ से श्री राम मंदिर जी के में से, उससे दिल बहुत आहत है, मेरा मन बहुत व्यथित है। ऐसे मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिनका मन बहुत व्यथित है। इसीलिए कल मैं अभी अयोध्या के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। कल राम मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करूँगा, और दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी भी जाएंगे, वहाँ कुछ संतों से भी मुलाकात करेंगे, और वहाँ आप लोगों के साथ विस्तार से चर्चा होगी। अभी मैं केवल लैंड किया हूँ यहाँ पे। सर, क्या लगता है इसमें कौन लोग आरोपी हो सकते हैं, और लगता है कि जो एसआईटी जांच करी है वो सही है? क्या बदनामों को बचाया गया सर? मैंने कल भी एक वीडियो जारी करके बोला था, अरे नीचे करो यार वीडियो। इस मामले में अगर आपके 100 रुपए भी चोरी हो जाएं, आप थाने जाते हो तो थाने में 100 रुपए की एफआईआर होती है, चोरी की एफआईआर होती है। इस मामले में अरबों रुपए चोरी हो गए, कुछ पैसा रिकवर भी हो गया, उसके बावजूद भी एफआईआर तक नहीं हुई। बिना एफआईआर के, मैं तो कानून समझता हूँ, कानून पढ़ा है मैंने, बिना एफआईआर के एसआईटी नहीं बन सकती। सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि एफआईआर के बाद ही एसआईटी बनेगी। ये एसआईटी किस कानून में बनी है, किस कानून की किस धारा में बनी है? कोई कानून नहीं है। इस एसआईटी के पास जांच करने की कोई पावर नहीं है। तो ये एसआईटी केवल धोखा है, लोगों की आंखों में धोखा है, लोगों को लीपापोती, ये पूरे मामले पे लीपापोती करने का मामला है। और एसआईटी का काम केवल बड़े बड़े लोगों को बचाना है। जो अखबारों में पढ़ा, मीडिया में पढ़ा, एसआईटी छोटे छोटे कर्मचारियों को बुला के जांच कर रही है। इतने महीनों से, इतने सालों से जो चोरी चल रही थी, इतने बड़े स्तर के ऊपर इतने लोग कर रहे थे, ये बड़े लोगों की शह के बिना तो नहीं हो सकता। ये चंदे की चोरी, हीरे जवाहरात की चोरी, भगवान की पादुका की चोरी, ये कोई मामूली मामला नहीं है, बहुत संगीन मामला है। करोड़ों हिंदुओं की भावना के को ठेस पहुंची है। तो बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। इस एसआईटी का काम केवल और केवल
इस पूरे मामले को लीपापोती करने का। तो ये सीधे सीधे लीपापोती करने का, और ये तो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर बिना एफआईआर दर्ज किए एसआईटी कैसे बना दी गई वहाँ पर, जबकि एफआईआर के लिए 3 एप्लीकेशन वहाँ उस थाने में कोतवाली में दी गई है। तो अब गंभीर सवाल है, लेकिन अब किस तरीके से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी गई और उन पर कार्रवाई की जा रही है, और उसके बाद इस तरीके से उसको बताया जा रहा है कि जैसे बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अब 8 लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, दूध का दूध। लेकिन वैसे ही होगा जैसे ज़मीन घोटाला हुआ, उसके बाद अब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो यहाँ ये अरबों रुपए का ये घोटाला हो गया, फिर कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बाद फिर ये चोरी डकैती चलती रहेगी। बिल्कुल समझिए, इसी तरीके से सब चलता रहेगा और सांसद विधायक इसी तरीके से खरीदे जाते रहेंगे। संजय राउत के शब्दों में संजय राउत तो यही कह रहे हैं कि भाई ये जो सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं, ये राम मंदिर के में चोरी हुई उससे खरीदे जा रहे हैं। लेकिन अब चोरी हुई या नहीं हुई, अब एसआईटी कह रही है चोरी हुई, एफआईआर तो तभी दर्ज कराई जा रही है, इसका मतलब स्वीकार कर दिया चोरी हुई। अब इसके बाद सरकार को खास तौर से जो जिनके नाम आए हैं, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अब इसको फिर या तो हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी में या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की निगरानी में फिर जांच करवाएं, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और स्पष्टीकरण दें इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और पैसा कितना हो रहा है। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमने जो दिया था उनकी रसीदें कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, उसके बारे में स्पष्ट करना चाहिए इस ट्रस्ट को कि जो उद्धव ठाकरे दे के आए या सिंधी समाज के लोग दे के आए, उनका दिया हुआ चंदा और सोना चांदी कहाँ चला गया, उनकी रसीद क्यों नहीं दी गई। बिल्कुल, और वो तो सीधे चंपत राय के हाथों में दी गई है, उनकी तस्वीरें हैं, तो अब उसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन सवाल बहुत उठ रहे हैं और लगातार इसको लेकर बहुत सारे किस तरीके से बचाने की कोशिश हो रही है, और बचाने की कोशिश क्यों हो रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने तभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राजीव शुक्ला, क्या कुछ कहा है उन्होंने अयोध्या में जो ये घटनाक्रम हुआ है और इस पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है उसको लेकर, सुनते हैं उन्हें। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इस मामले में कई और भी बयान भी आ रहे हैं, सबूत भी आ रहे हैं, और ये लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर जो चढ़ावा चंदा वहां पर आया है वो कहाँ गया, कहाँ उसका क्या किस तरीके से हिसाब रखा गया, कैसे ऑडिट की गई उसकी। चंपत राय तो जब ये घोटाला सामने आया तब भी कह रहे थे कि सब बढ़िया है, कुछ नहीं हुआ। जब सब बढ़िया था तो ये 8 लोग कहाँ से एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हो गई। बिल्कुल समीर जी, सही बात है कि अगर सब बढ़िया था तो 8 के खिलाफ क्यों हुई। अच्छा, मुझे ध्यान पड़ता है कि योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे कि जो लोग जो हैं वो क्या किसकी कब्र पर फातिहा पढ़ के आते हैं, उन्हें राम मंदिर पे क्या मसला है, इस तरह की कुछ बातें भी की जा रही थी। तो भाई अब फिर ये एफआईआर दर्ज क्यों हो रही है जब चोरी हुई ही नहीं तो इसका मतलब गलत फंसाया जा रहा है 8 लोगों को, इसका मतलब तो यही हुआ फिर। और अगर चोरी हुई है तो फिर ये आखिर क्यों, असली क्यों नहीं है जिनका, मतलब जो गैंग का सरगना है उसको आपने छोड़ दिया और जो छोटे डकैत थे उनको आपने पकड़ लिया, यही कहा जाएगा फिर। तो इस पर मुझे लगता है कि एक स्पष्टीकरण जो है वो आवश्यक है। बिल्कुल, इसीलिए वो बार बार ये कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आखिर एसआईटी की रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है। वो गई वहां पर, वहाँ एसआईटी ने 6 दिन 5 दिन तक वहां जांच पड़ताल की, उसके बाद आई रिपोर्ट, पहले तो रखी रही, उसके बाद वो एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी हैं होम उनको दी गई, और अभी भी वो सार्वजनिक नहीं की जा रही है। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अब 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर सरकार ये जताने की कोशिश कर रही है कि सारा मामला उसका पूरी जांच पड़ताल उसकी कर ली गई है। बहरहाल राजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं, कांग्रेस नेता, सुन लेते हैं उनको। कि आप जो है पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए, तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है, उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पे डाल के, छोटे मोटे लोगों पे डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। ये मुद्दा बहुत देशव्यापी स्तर पे चल रहा है, हर तरफ हर लोग इस पे जो है सक्रिय हैं और सबको बेहद चिंता है, सबको बहुत बड़ा झटका और धोखा लगा है। तो इसलिए जो है इस मुद्दे को हमने कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्योंकि जो दक्षिण भारत की महिलाएं आती थी वहां पे एक परंपरा है कि जो वो पहने होती हैं, जो आभूषण या जेवर ज्वेलरी, वो सब डाल देती हैं। इतने सालों से, 10 सालों से जो ज्वेलरी, जो आभूषण, जो जेवर आ रहे थे, उनकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना है। पैसे का तो फिर भी जो है वो गड्डियां चोरी होती थी,
और जो है मान लो 13 लाख चढ़ावा आया तो 10 लाख दिखा दिया, 3 लाख गायब हो गया, है ना। तो वो तो उसकी तो गिनती, ये जो जेवर और आभूषण और ज्वेलरी आती तो उसकी तो कोई जो है इन लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, कोई रजिस्टर नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं। और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो लोगों ने शिकायत करने का सिलसिला शुरू हुआ है कि हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, हमने ये दिया था, उसकी हमें रसीद आज तक नहीं आई। तो उसका तो वो कितने 100 करोड़ का, कितने हजार करोड़ का जेवर था, आभूषण थे, उनका तो कुछ पता ही नहीं। कहते भगवान राम की जो माला थी हीरे की वो भी गायब है। तो ये तो अजीबो गरीब मामला, ऐसा तो सुना ही नहीं था। तो ये जो है ये अब मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक बहुत बड़ा धार्मिक मुद्दा है जिसपे हर एक की चिंता है और उसकी जिम्मेदारी से कोई बच के निकल सकता नहीं है। इसलिए जो है ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। और आप राम के नाम पे वोट तो ले रहे हो, अब नोट भी लेना शुरू कर दिया। ये कौन सी जो है आपने नई चीज शुरू की है? लोगों के विश्वास से धोखा, लोगों की आस्था से धोखा, लोगों की भक्ति से धोखा। भगवान राम से जो लोगों की अगाध आस्था है उस पे ये चोट है, उन लोगों के साथ ये धोखा है। तो इसलिए ये मुद्दा हम उठा रहे हैं। तो वोट और नोट ले रहे हैं, लेकिन लेने का मतलब ये नहीं कि अब आप उसको, कुछ लोग उसमें बंदर बांट उसकी कर लें, उसको लूट ले जाएं। और लोगों ने दिया, स्वेच्छा से दिया, किसी से ज़बरदस्ती नहीं लिया गया। पूरा देश नहीं, दुनिया भर से तमाम श्रद्धालुओं ने चंदा दिया और उस चंदे का किस तरीके से उसकी लूट मार की जा रही है और उसके बाद कार्रवाई कैसे हो रही है कि जो बड़ी मछलियाँ हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। और कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि केवल वही नहीं है, उसमें अगर कार्रवाई उनके खिलाफ होती है तो लपेटे में बहुत से लोग आएंगे, इसलिए 2-4 सामान्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके उसको, मामले को रफा दफा कर देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मामला इससे रफा दफा होने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने भी जो कार्रवाई की गई है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है इस कार्रवाई को लेकर। क्या कुछ कहा है, उनका ट्वीट भी देखते हैं। और वो भी यही कह रहे हैं कि भाजपा राज में नाइंसाफी की दिखेगी ये झांकी, हुनगी को फांसी, शाखाओं को मिलेगी माफ़ी। जनता कह रही है कि पहले एसआईटी के बहाने सारे सबूत साफ कर दिए गए होंगे और ये निश्चित कर लिया गया होगा कि किन बड़ी मछलियों को बचाना है और किसको फंसाना है। उसके बाद एफआईआर हो रही है। लगता है एसआईटी को पहले रिपोर्ट बनाकर दे दी गई होगी और उसके हिसाब से जांच की गई होगी। मतलब निष्कर्ष पहले निकाल लिया गया होगा और उसके बाद जांच हो रही है। और हुआ भी यही है क्योंकि एसआईटी बन गई, उसके बाद रिपोर्ट अब तक नहीं आ रही है। तो आखिर क्या कुछ हो रहा है? लेकिन ये जो जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, उससे धूल झोंक पाएंगे नहीं झोंक पाएंगे ये दिखाई पड़ जाएगा, पर मामला यही रुक नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात ये तो कैश जो चढ़ावा आया है वहाँ पर जो लोगों ने दान पात्र में दिया है, उसके अलावा जो राजीव शुक्ला कह रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में जो ज्वेलरी आई उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिर भाई कहाँ गया। संजय राउत भी पूछ रहे हैं कि शिव सैनिकों ने दिया, हमने दिया, वो कहाँ गया है, किसके पास गया है? दिया सब चंपत राय को गया है। बिल्कुल समीर जी, सब कुछ चंपत राय को दिया गया। तो चंपत राय का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है और इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि चंपत राय का नाम इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। इसे जवाब दें। अब देखिए समीर जी जवाब क्या आता है क्या नहीं आता है। लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कि कोई सवाल ही मत उठाओ, चोरी हुई नहीं है। अब तो इस पर सवाल उठाने को कहा जा रहा है कि आस्था से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आस्था से आप खिलवाड़ कर रहे हैं ये कहा जा रहा है। तो अब आस्था जो है वो क्या मतलब, चोरी करना भी आस्था हो गई समीर जी? इस मतलब तो यही है कि चोरों पे आप सवाल मत उठाइए। तो चोरों पे सवाल उठाएंगे तो आस्था पे सवाल उठ जाएगा। तो गंभीर से मतलब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और हमारी आस्था का क्या होगा? हमारी आस्था से भी तो चोरी होगी ना। तो हमारी आस्था का क्या होगा? आस्था सिर्फ उन्हीं की, हमारी कोई आस्था नहीं है। 140 करोड़ लोगों की कोई आस्था नहीं है। आस्था सिर्फ बीजेपी के लोगों की और चोरों की आस्था है सिर्फ। तो ये तो सवाल है फिर। बिल्कुल। तो ये लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं और कार्रवाई के बाद तो इसमें फिर और आग लग गई है कि आखिर ये कार्रवाई क्या हो रही है, किस तरीके से। ऐसे ही कार्रवाई हुई थी जब यहाँ ज़मीन घोटाला हुआ था हज़ारों करोड़ रुपए का, और उसमें कैसे अयोध्या के स्थानीय लोगों की ज़मीनों को ले लिया गया और फिर उनको अरबों खरबों रुपए में दूसरों को बेचा गया, ट्रस्ट को बेचा गया, कैसे लोगों ने उसमें पैसा कमाया। चंपत राय का नाम सबसे ज़्यादा जो कह भी रहे थे संजय सिंह, और उन्होंने, संजय सिंह ने कल एसआईटी
को बहुत सारे सबूत भी दिए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं जो उनके पास थे, लेकिन अब इस कार्रवाई को लेकर सरकार वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। बहरहाल कितनी वाहवाही लूट पाती है ये भी देखना होगा, लेकिन वाहवाही लूटने की कोशिश तो ज़रूर कर रही है। इधर आज जिस मुद्दे को लेकर पिछले 1-1.5 महीने से देश भर में युवा और छात्र सड़कों पर हैं और जिनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको जन्मदिन की किस तरीके से तारीफ करते हुए बधाई दी है, वो देखने वाली बात है। और उससे पहले यानी हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की। धर्मेंद्र प्रधान उन एजेंसियों को क्लीन चिट दे रहे हैं जिन एजेंसियों पर नीट के पेपर लीक होने और परीक्षाओं में धांधली के आरोप लग रहे हैं, और दूसरी ओर धर्मेंद्र प्रधान को किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर उन्होंने भी जन्मदिन की बधाई दी है धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन किस तरीके से वो देखते हैं। वो लिख रहे हैं कि डियर धर्मेंद्र अंकल, हैप्पी बर्थडे, यू टर्न 57 टुडे, वी कुड नॉट इवन रीच हाफ योर एज। कह रहे हैं कि भाई ये उन नीट के परीक्षा की वजह से जिन लोगों ने अपनी जान दे दी उनके नाम शामिल करते हुए और लिख रहे हैं पवन खेड़ा की जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप आज 57 वर्ष के हो गए, हम आपकी आधी उम्र भी नहीं पा सके। तुम्हारे अब कौन कौन है? वो सारे नाम है जिन लोगों की जान गई है। यानी कितनी संवेदनहीनता है, और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर एक भी ट्वीट नहीं आया था नीट की परीक्षा के बाद। लेकिन अमलेंदु जी, जब दोबारा 21 जून को परीक्षा हुई है, उसमें प्रधानमंत्री का ट्वीट आया कि हाँ, उन्होंने कहा कि बहुत सफलतापूर्वक ये किया गया, तो बड़ी तारीफ उन्होंने कर दी। एक तरीके से प्रधानमंत्री क्लीन चिट धर्मेंद्र प्रधान को दे रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान उस एजेंसी को दे रहे हैं जो धांधली करा रही है, जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और यहाँ छात्र, लाखों की संख्या में छात्र हैं, वो एक के बाद एक बार बार वहाँ इम्तहान दे रहे हैं और परीक्षा की तैयारी करके जाते हैं, तो उनको पता लगता है कि पेपर तो पहले ही बिक चुका है। ये सारी चीजें, पेपर पहले ही बिक चुका है। लेकिन जो पेपर लीक, मतलब लीक प्रधान जो हैं, प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री वो जो हैं, जो लीक जिनके ऊपर आरोप है कि लीक मंत्री हैं वो, तो उनको बड़ी तगड़े शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। और क्या कहा है वो आप बता सकते हैं, उनका ट्वीट भी हम लोग दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री का ट्वीट कि उन्होंने क्या लिखा है धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए। लिख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की बधाई। वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बनाना है। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इसी के तहत कल हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि कैसे वहाँ पर इमरजेंसी के चैप्टर को लाया गया है। अब एक और भी खबर आ रही कि उसमें मनुस्मृति को कोट करते हुए भी कई सारे कुछ चैप्टर्स में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे ले जा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। नीट की परीक्षा करने वाले लाखों छात्र किस तरह से सफ़र कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, इतने छात्रों की जान चली गई उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी प्रधानमंत्री के इस शुभकामना संदेश पर एक ट्वीट किया है, उसको भी देखते हैं क्या लिखा है उस ट्वीट में। और ये जो शुभकामना संदेश की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि लाखों नीट के छात्र परेशान हैं और परीक्षा लीक होने के बाद कई छात्रों ने अपनी जान ले ली थी डिप्रेशन में आकर, क्योंकि उनके पेपर अच्छे हुए थे लेकिन उस अच्छे पेपर से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला था, पेपर पहले ही बिका हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने का जो ट्वीट है एक बार देखते हैं, वो कि उन्होंने उन 21 छात्रों की जिनकी जान गई है उनकी तस्वीरों के साथ, उनके नाम के साथ ये पोस्ट किया है, बर्थडे विश उनको पोस्ट किया है धर्मेंद्र प्रधान को। जी बिल्कुल, और धर्मेंद्र प्रधान को नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से किया है तो उसको लेकर और क्या है, मतलब लिखा गया है कि बर्थडे विशेष टू श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, यानी धर्मेंद्र प्रधान जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ही इज़ मेकिंग कमेंडेबल एफर्ट्स, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। बिल्कुल,
और उसके साथ इन 21 के जो है वो चित्र। और ये उनका जो ट्वीट है प्रधानमंत्री का जो शुभकामना संदेश वाला, इसको भी उसमें टैग किया है उसके जवाब में। और ये तस्वीरें हैं उन बच्चों की, छात्रों की, जिनकी जान इस नीट की परीक्षा लीक होने के बाद गई है, जिन्होंने अपनी जान ले ली है। तो खैर ये चीज़ें हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। सड़कों पर युवा और छात्र दिखाई पड़ रहे हैं। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि कांग्रेस का युवा संगठन और छात्र संगठन वो एक 9 अगस्त तक इसको लेकर सड़कों पर लगातार आंदोलन करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और छात्रों से संवाद करेंगे कि सरकार जिस तरीके से शिक्षा को लेकर जो कुछ कर रही है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी। और कन्हैया कुमार हैं, कांग्रेस के नेता हैं, छात्र नेता भी रहे हैं, अब तो बड़े नेता हैं, तो वो भी जो है वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर अपनी बात रख रहे हैं कि क्या कार्यक्रम है। और कल 28 शहरों में देश भर के कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये छात्रों की गूंज क्या है। कल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और 9 अगस्त को दिल्ली में इसका समापन होगा एक बड़े आंदोलन के तौर पे। और प्रधानमंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, यानी उनके इस्तीफे की मांग को लेकर जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। इसको कहा तो कन्हैया कुमार को भी हम लोग सुन सकते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो एक कैंपेन है इसका नाम रखा गया है छात्रों की गूंज, और इसी के तहत ये 9 अगस्त तक चलेगा। सुनते हैं कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं। इस जो छात्रों की गूंज ये कैंपेन है, अभियान है, इसका मकसद क्या है। जिन्हें कोटा राजस्थान से इस देश की विद्यार्थियों की आवाज़ को सुनने के लिए, इस देश के विद्यार्थियों के जो अभिभावक हैं उनकी चिंता को साझा करने के लिए, और जो उनकी स्थिति है, जो उनका भरोसा टूटा है इस देश की शिक्षा व्यवस्था पर से, जो सपना देखने का उनका अधिकार उनसे छीना गया है, तो इस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है जिसका नाम है छात्रों की गूंज। वो कोटा से इस मुहिम को शुरू किए हैं। आने वाले दिनों में वो देश के दूसरे शहरों में भी जाएंगे। उसके साथ साथ जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम जो है वो समय पे नहीं होता है, जिस तरीके से आप किसी भी स्टेट में चले जाइए वहाँ समय पे जो है वैकेंसी नहीं आती है, एग्ज़ाम कैलेंडर जारी नहीं होता है। तो इन 3 प्रमुख सवालों को लेकर के कि इस देश की परीक्षा प्रणाली को बेहतर किया जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और इस देश में एक जॉब वैकेंसी कैलेंडर और एग्जामिनेशन कैलेंडर जारी किया जाए, इन सवालों को लेकर के एक मुहिम की शुरुआत की गई है। उसी छात्रों की गूंज के विषय में महाराष्ट्र के लोगों से बातचीत के लिए आज पुणे आना हुआ है, और यह छात्रों की जो गूंज है, यह जो मुहिम है, वो देश के कोने कोने तक जाएगा। तो इधर छात्रों की गूंज सुनाई पड़ रही है सड़कों पर, और उधर प्रधानमंत्री प्रशंसा कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की, और छात्रों की ये गूंज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। बहरहाल क्या कुछ हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर सरकार ने एक एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, उससे, उस घटना से जो लोग गुस्से में थे उनका गुस्सा और भड़का है। और इधर जो राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई पड़ रहे हैं दक्षिण भारत के राज्यों में मुख्यमंत्रियों की बैठक में, उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसके क्या राजनीतिक आने वाले दिनों में उसका क्या परिणाम होगा, उस पर नज़र रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिस तरीके से वहाँ पर चंद्रबाबू नायडू, DK शिव कुमार और रेवंत रेड्डी के बीच मुलाकात हो रही है, बैठक हो रही है, और एक दूसरे नेताओं के जो बयान आ रहे हैं। तो रहेगी इन सब पर नज़र। आप बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।